गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी जो थी वो कंप्लीट कर ली थी और उस थ्योरी में हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज के बाद हमने कूलम्ब्स लॉज का वेक्टर फॉर्म और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पढ़ी और उसके बाद डाइपोल पढ़ा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने एक्सिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो टॉर्क, वो भी हमने कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला जनरल से एक न्यूमेरिकल मैं लेके चलता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है जनरल कि दो आपके पास स्फेरिकल बॉडीज है, ठीक है ना, दो स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज है, वो कुछ डिस्टेंस पे रहती है, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन है जिनका मास भी सेम है, इस पे चार्ज मैंने बोला कि 10 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज है वो -20 माइक्रोकूलम। दोनों बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस पे रखी है, सपोज r डिस्टेंस पे रखी है। कितने डिस्टेंस पे रखी है बेटा? स्मॉल r डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये, अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में इन दोनों के बीच, इस केस में इन दोनों के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप लिखोगे F k q1 q2 अपॉन r²। कूलम्ब्स तो यही होता है, इसको मैंने q1 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा? q2 मान लिया, ठीक है। ये आपका q1 है, ये आपका q2 है। तो अब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर सकते हो। F k की वैल्यू आपको पता होती है 9 × 10⁹ या k भी लिख सकते हो। q1 आपके पास कितना है? 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁶। q2 कितना आपके पास? 20 माइक्रोकूलम। क्या माइनस साइन लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो प्लस ही लिखा जाता है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन के लिए होता है। प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है। दोनों के बीच कौन सा फोर्स है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। केवल आपको क्या लिखना है? 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁶, 20 × 10⁻⁶। ठीक है, कोई स्मॉल डिस्टेंस आपका रखे तो उसमें r² लिख दो। क्या मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। F = वैल्यू रखो, 9 × 2 कितना हो गया? 18, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 11। ये कितना बेटा? 10 टू द पावर -1। कितना बचा बेटा? 10 टू द पावर -1 अपॉन r²। इसका मीनिंग हुआ 1.8 अपॉन r²। ये वैल्यू। अगली कंडीशन में क्या बोला गया है कि इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज को एक बार कांटेक्ट में ले आया। दोनों का क्या कर दिया? कांटेक्ट कर। दोनों का हमने क्या कर दिया? कांटेक्ट में लिया। कंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट में लाने को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन। दोनों को कंडक्शन में, ये कांटेक्ट में ले तो ये का जो प्रोसेस हुआ कंडक्शन, इस पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, प्लस का इस पे कितना था बेटा? -20 माइक्रोकूलम। तो हम एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम फ्रिक्शन, कंडक्शन या इंडक्शन वाले प्रोसेस में देखते हैं तो चार्जेस का ट्रांसफर होता है। चार्जेस का क्या होता है बेटा? ट्रांसफर। चार्जेस का ट्रांसफर होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। पोटेंशियल हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वैसे 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये दोनों जो बॉडीज हैं इनमें चार्जेस का ट्रांसफर, कंडक्शन हुआ, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ और जैसे ही अलग किया हमने देखा कि इसमें दोनों में टोटल कंडक्शन होते ही दोनों में टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा? -20 + 10, केवल -10 माइक्रोकूलम। कितना बचा? -10 माइक्रोकूलम। जैसे हम इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या दोनों पे इक्वल चार्ज, -5 माइक्रोकूलम और इसमें भी -5 माइक्रोकूलम चार्ज रह जाएगा। इसमें भी उतना ही चार्ज रह जाएगा, -5 माइक्रोकूलम। और फिर उसके बाद ये बोला गया कि दोनों बॉडीज को उतने ही डिस्टेंस पे रखिए जितना पहले रखी थी, जितना पहले रखी थी। इस केस में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इस केस में मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड मान दिया F डैश है। क्या लिखूंगा बेटा? इसको मैंने q1 डैश लिख दिया, इसको मैंने बदल दिया q2 डैश। फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? k q1 डैश q2 डैश अपॉन r²। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। F डैश इक्वल टू k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q1 डैश की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, माइनस नहीं लिखा जाएगा। दोनों माइनस माइनस के, इसका मतलब दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। इस वाली कंडीशन में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो रिपल्सन वाले केस में जो है हम चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, अट्रैक्शन वाले पे मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो चार्ज प्लस ही लिखा जाता है, माइनस नहीं लिखा जाता। -5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶। q2 डैश की वैल्यू भी आपकी वही है, 5 × 10⁻⁶ अपॉन r²। इसको आप सिंपलीफाई कर लो। डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर 9, ये हो गया 5 × 5 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो 225, ठीक है ना। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया 225। उसके बाद देखो 10 टू द पावर 9, ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -12, ये कितना? प्लस का नहीं, कितना
कुछ भी डालो, f डैश में f का डिवाइड करो। आपसे रेशियो पूछा है, इस केस में जो फोर्सेस का रेशियो है वो क्या होगा, f डैश में f का डिवाइड करो। f डैश की वैल्यू है 225 10 to the power -3 अपॉन r स्क्वायर, मल्टीप्लाई इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लो, r स्क्वायर अपॉन 1.8, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 225 10 to the power -3 को अपॉन में लिया था हो जाएगा इनटू 1.8, इसका पॉइंट टाइम के ऊपर करेंगे। अब सिंपलीफाई करो, 1 0 से 1 0 करके 25 से काट लो, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ जाएगा 25 9, ये 9 बचे 9 बचे 18, कितना आया 1/8, 1:8, ये आंसर है 1:8। इस टाइप की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी होता है न्यूमेरिकल। अगर आपको थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होता है, कुछ भी टफ नहीं होता न्यूमेरिकल में, बहुत आसान होता है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक सिस्टम है 3 चार्जेस से बना है, आपके पास एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये भी बुक की प्रॉब्लम है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ +2, ये आपका वर्टेक्स A है, ये वाला B है और ये वाला C है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ -2 और यहाँ पे भी चार्ज कितना रखा हुआ -2, इसकी साइड कितनी है स्मॉल a, और आपसे पूछा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। आपको P वेक्टर सॉल्व करना है, इस सिस्टम का P वेक्टर सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर डायपोल P वेक्टर तो अपन डायपोल के लिए सॉल्व करते हैं, और डायपोल के लिए अपने पास दो ही चार्ज होते हैं +2 -2, बीच की डिस्टेंस कुछ होती है, तो यहाँ देखो इसमें कितने डायपोल बन सकते हैं, पहले उस हिसाब से सोचो। -2 क्या इस वाले चार्जेस से, दोनों चार्जेस से कोई डायपोल्स हो सकते हैं? नहीं, सेम मैग्नीट्यूड सेम ऑलरेडी पॉसिबल है, ऑलरेडी अपोजिट होनी चाहिए। ये -2 और ये +2, ये -2 +2 क्यों और ये -2? हाँ, यहाँ हम सोच सकते हैं अगर केवल इसका एक +2 चार्ज ही सोचूं और ये -2, उस केस में एक अपने पास डायपोल आ सकता है, बन सकता है। एक +2 और एक ये -2, इससे भी अपना एक डायपोल बन सकता है। अपने पास दो डायपोल बनेंगे, ध्यान से देखो, एक +2 चार्ज तो मैंने इस वाले केस में कंसीडर कर लिया और एक +2 चार्ज जो है मैंने इस वाले केस में कंसीडर कर लिया, टोटल चार्ज आपके पास +2 हुई। हाँ, अगर मैं B की वजह से, इस वाले डायपोल की वजह से डायपोल मोमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करूं, -2 to +2 इस डायरेक्शन में होगा, मैंने उसको P1 से डिनोट कर दिया। P1 वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो आप लिखोगे Q into A, इक्वेशन नंबर 1। कैसे लिखा? फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइडर चार्ज मल्टीप्लाई इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कितनी है डायपोल की? A। कितनी है बेटा? A। तो क्या लिखा जाएगा? Q into A। डायरेक्शन किधर होगी बेटा? B to A, -2 से +2 की तरफ होती है। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा -2 to +2 होती है। ऐसे इधर वाला जो डायपोल है -2 +2, इसकी वजह से भी डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। P2 वेक्टर, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया? P2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ P2 वेक्टर अगर बात करें तो क्या वो भी यही होगा, इफेक्टिव लेंथ आपकी A ही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ही है, तो Q into A, उसकी डायरेक्शन इधर। अब मुझे तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, क्या मैं नेट निकाल सकता हूं? इक्विलैटरल ट्रायंगल ये 60 तो ये वाला भी 60, इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में होगा P नेट, जो हमसे पूछा है P नेट पूछा है। क्या वेक्टर एडिशन करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। P नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 cos थीटा। थीटा कितना है बेटा? 60। P1 P2 की वैल्यू जो आपको गिवन है, वैल्यू करो सॉल्व करो, आंसर आ गया। आंसर आया आपके पास P1 का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, Q into A का होल स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर Q into A का होल स्क्वायर, सेम ही है, ट्वाइस P1 P2 Q into A का होल स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू sin 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये ट्वाइस टाइम ऐड हो गया और अंडर रूट हो गया, आंसर कितना आएगा? √3 into Q, यही आंसर है। क्या अच्छे से क्लियर हो गया? देखो आपको पहले ही पता करना था कि इसमें डायपोल कितने बन सकते हैं, जितने डायपोल बनेंगे उतने डायपोल मोमेंट होंगे और फिर उनका नेट डायपोल मोमेंट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। एक जनरल प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, देखो बहुत आसान इजी।
जितने थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे आसान न्यूमेरिकल होते हैं। देखो आपके पास क्या है, दो स्फेरिकल बॉल है, दोनों को इक्वल लेंथ के दो थ्रेड लेके उसको हम इस तरह से हैंग करते हैं। इसकी लेंथ भी है, इसकी लेंथ भी है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका मास स्मॉल है और इसका मास भी स्मॉल है। दो थ्रेड दे दिए, दोनों थ्रेड से दो स्फेरिकल बॉल जिनके मासेस सेम है, इस तरह से आपने इसको लटकाया हुआ है और ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। इन दोनों स्फेरिकल बॉल्स के जो चार्ज है Q, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों पे Q चार्ज है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और दोनों अभी जो है वो d डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, d, स्मॉल d। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ये स्फेरिकल बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, उस केस में Q कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन? अगर दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो या उसको हम बैलेंसिंग कंडीशन की बोलते हैं, तो उस केस में आपकी Q की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो? तो ध्यान से देखो, हम इन पे फोर्स करते हैं। मुझे पता है कि अगर मैं किसी थ्रेड से किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से हैंग करता हूं, उस पे टेंशन फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल लगता है। अगर मैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो धरती माता इसके एनर्जी से नीचे की तरफ खींचेगी, बिल्कुल। अगर मैं इस टी के दो कंपोनेंट की बात करूं तो टी के दो कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा अंदर की तरफ होगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो अंदर की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा है? ये वाला कंपोनेंट होगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा t sin थीटा। चलो ये तो t के दो कंपोनेंट की बात हुई, mg नीचे की तरफ, इस पे एक फोर्स और लग रहा है इक्विलिब्रियम वाले केस में, q * q इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपल्सिव फोर्स होगा क्या, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, Fe। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, kq² अपॉन d², kq² अपॉन d²। बीच की डिस्टेंस d है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड q * q है, तो kq² अपॉन d²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, t cos थीटा। तो क्या t cos थीटा जो है वो mg के इक्वल हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ध्यान से देखो, अंदर की तरफ फोर्स है t sin थीटा और इस डायरेक्शन में फोर्स है kq² अपॉन d²। तो क्या t sin थीटा की जो वैल्यू है वो kq² अपॉन d² के इक्वल है बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था बेटा, q की वैल्यू कि चार्ज कितना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपको सब रिमूव करना है, t से तो मतलब ही नहीं है, टेंशन फोर्स में कैलकुलेट नहीं करनी। तो आप क्या करो, इसमें इसका डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 2 में सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करो, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो गया बेटा, tan थीटा। kq² अपॉन d² में mg का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, kq² अपॉन d² इनटू mg, इक्वेशन नंबर 3। आपके पास ये वैल्यू सॉल्व होती है। देखो d आपको पता है, मुझे डिस्टेंस आपको पता है d है, m मास आपको पता है, g आपको पता है, k की वैल्यू आपको पता है। अगर किसी तरह से मैं tan थीटा निकालूं, थीटा स्मॉल है इस केस में, अगर मैं किसी तरह से tan थीटा सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा। देखो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा स्मॉल वाले केस में tan थीटा थीटा के इक्वल ही होता है, बट मुझे थीटा एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं इस ट्रायंगल से tan थीटा सॉल्व कर सकता हूं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देखो कंडीशन बहुत इजी है, थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है बेटा, sin थीटा के। tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा के, और उसको हम थीटा बोल देते हैं अगर थीटा नॉन होता है। बट हम अगर यहां से sin थीटा सॉल्व करना चाहें, ट्रायंगल से हम sin थीटा सॉल्व करना चाहें, तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर ये कितनी होगी बेटा, d/2, और ये आपको पहले पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा का फार्मूला कितना हो गया, sin थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर d/2 और हाइपोटेन्यूज है। तो ये वैल्यू जो है वो tan थीटा जो है वो d/2 हो गया। आप चाहें तो tan थीटा की जगह इस इक्वेशन में d/2 कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, वैल्यू पुट करो tan थीटा की जगह d/2, जो आपको नॉन है, l आपको पता है थ्रेड की लेंथ और d आपको डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज वो भी आपको गिवन है, आपका क्वेश्चन सॉल्व
आपको सॉल्व करना था, क्या आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और भी कोई डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और बाकी अगले क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।